जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों हमने श्वसन स्टार्ट किया है। श्वसन का एक जो हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, आंतरिक श्वसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि वह श्वसन दोस्तों कहाँ होता है? कोशिकाओं में। आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट वो कोशिका के अंदर हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? आंतरिक श्वसन बोलेंगे। और आंतरिक श्वसन को डिटेल में देखने के लिए आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से आंतरिक श्वसन होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बाह्य श्वसन। और बाह्य श्वसन दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें जो 10th का लेवल है इस बुक में बाह्य श्वसन थोड़ा सा दोस्तों हल्का सा दिया गया है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, मैं इसको डिटेल में आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इससे बाहर मुझे लगता नहीं कोई अन्य क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटिव होने वाले हैं उसको भी मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है 10th तक की, तो पहले उसको पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं डिटेल में आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, मतलब कि छन जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। तो ये दोस्तों जो परत कहाँ होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। किस प्रक्रम में? वायु को निस्पंदित करने में। ठीक है, यहां से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रभावित हो जाती है। ठीक है, कंठ में उपास्थि के बल उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। निपतित मतलब खाली ना हो, या आप बोल सकते हैं बंद ना हो। इसका क्या संबंध है? जो ये वलय होते हैं, उपास्थि के वलय, कार्टिलेज, ये दोस्तों क्या काम करते हैं इसका मैं बता देता हूं। इनका काम रहता है कि वायु मार्ग खाली ना हो, मतलब बंद ना हो। ये आप देख सकते हैं इसमें ये कार्टिलेज उपास्थि बलय रहते हैं। ये सी आकार के होते हैं, क्योंकि जो श्वास नली होती है हमारी, इसमें जब वायु है तब तो ये भरी हुई है ये पूरी मांसपेशी के, लेकिन जब वायु नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी? ये एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो ये ना चिपके इसलिए उपास्थि के वलय इसमें लगे रहते हैं, जो इसको चिपकाने से रोकती है। सी आकार के इस टाइप के आप समझ सकते हैं उपास्थि के वलय। ये इसको कभी भी आपस में चिपकने नहीं देते, मिलने नहीं देते, क्योंकि अगर चिपक जाएंगे तो इंसान क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगी, मतलब जब गैस हम नहीं ले सकेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये इसका काम है। आगे दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब बात करें दोस्तों फेफड़ों की, तो मार्ग क्या है? छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहले ये आप पढ़ सकते हैं। जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, ठीक है, जिसे कूपिका कहते हैं। तो आप ये समझिएगा, जो अंत में मार्ग जाता है वो कहाँ पहुँचता है? कूपिका तक। ठीक है, तो मतलब कूपिका क्या है? कूपिका के बारे में हम देखेंगे। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिका में क्या होगा? गैसों का विनिमय होगा। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। तो हमारे पास जो ये कूपिका है दोस्तों, कूपिका को हम देखेंगे। ये देखिए कूपिका, तो ये जो कूपिकाएं होती है इसमें क्या रहता है? इसमें दोस्तों जो वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिकाएं, उसका विस्तृत जाल रहता है। और ये यहाँ से फूला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, गुब्बारे नुमा संरचना। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। विस्तीर्ण जाल रहता है। कूपिका में भित्ति में रुधिर वाहिका का विस्तीर्ण जाल होता है। जैसा हम प्रारंभिक वर्ष में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो डायफ्राम का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है। आप इसको बहुत डिटेल में अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ डायग्राम में जाकर। ठीक है, डायफ्राम का कितना बड़ा योगदान है हमारे श्वसन में। तो हम इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है।
बक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। मतलब कि जो ये आप समझ सकते हैं, ये आप मान के चलिए कुपिका, ठीक है। और इस कुपिका में ये मान के चलिए आप, मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ये क्या है, रुधिर वाहिका है। तो रुधिर वाहिका है और ये इसमें आ गई वायु। वायु क्या है, O2, ठीक है। तो ये आप, ये पूरे चिपके हैं इसमें, ठीक है। आप ये ना समझे इसको, ये इस तरह से चिपक चुके हैं। अब ये रुधिर वाहिकाएं हैं, तो इसमें क्या है, रुधिर होगा, ठीक है। तो इसमें रुधिर होगा तो रुधिर होगा और साथ में क्या होगा, इसमें हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। अभी हम हीमोग्लोबिन को भी पढ़ाएंगे और इसका एक अफेयर होता है, हीमोग्लोबिन का अफेयर, वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ते हैं। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में छोड़ने के लिए लाता है। मतलब पूरे बॉडी से रुधिर क्या ले आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए लाएगा। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर को सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ये जो दोस्तों इसमें कहा गया है, सिंपल से बात में कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें ये आप देख सकते हैं, पूरा इसको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है साफ और सीधा कि जो रुधिर है, रुधिर ने क्या लेके आए, रुधिर में Hb है, अशुद्ध खून आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें CO2 रहता है। तो रुधिर ने क्या लाया, यहाँ तक CO2 लाया। तो CO2 दोस्तों रुधिर यहाँ तक लाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पे प्रोसेस रहता है दोस्तों विसरण का। तो विसरण में क्या रहता है हमेशा दोस्तों, उच्च दर से निम्न दर की ओर हमेशा क्या होता है, गैस प्रभावित होगी। अगर गैस में विसरण हो रहा है तो उच्च दर में कहाँ क्या रहता है, O2, क्योंकि ज़्यादा रहता है, ये फूला रहता है, तो इसमें क्या है, O2 इसमें चले जाता है, किसमें, रुधिर में। आप सिंपल सा समझिएगा, रुधिर में O2 चले जाता है और CO2 यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि CO2 यहाँ पे कम रहता है और CO2 बाहर पंप हो जाता है। तो अब लेके चलते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है सिंपल से लैंग्वेज में। अब लेके चलते हैं आपको डायग्राम में, और अब हम इसकी पूरी आप समझ सकते हैं जड़ तक छानबीन करने वाले, आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं अच्छे से, ये डायग्राम है, लेकिन डायग्राम को भी अगर अच्छे से आपको समझना है तो आप यहाँ आ जाइए। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या रहता है, मानव में नासा छिद्र रहते हैं, ठीक है, सभी को ज्ञात है नासा छिद्र रहते हैं मानव में। और नासा छिद्र के बाद, नासा छिद्र में क्या रहता है, नासा छिद्र में आप लिखिएगा, नासा छिद्र में रहते हैं दोस्तों बाल, ठीक है। नासा छिद्र में क्या रहते हैं, बाल, छोटे छोटे बाल, ठीक है। तो ये नासा छिद्र में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट हम पढ़ेंगे। अब नासा कपाट में क्या रहता है दोस्तों, ये नासा कपाट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है नासा कपाट में, नासा कपाट में हम देखेंगे इसमें रहता है श्लेष्मा। तो नासा छिद्र में बाल रहते हैं जो वायु को क्या कर देते हैं, जितनी धूल कण है वो बालों में फंस जाता है। लेकिन जब बालों से भी कुछ वायु धूल कर अंदर जाता है तो कहाँ फंस जाता है, नासा कपाट में। आपने देखा होगा पीछे वाला नाक का पिछला हिस्सा बहुत हार्ड रहता है, तो उसमें ये श्लेष्मा रहता है और इसमें क्या चिपक जाती है, इसमें गंदगियाँ चिपक जाती है, जितनी धूल के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा हफ्ते में आप अंगुली डाल के उसको बाहर निकालते हैं, काफ़ी लोग निकालते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई सबके सामने भी निकाल देता है नाक में अंगुली डाल के, और कोई चुपके से भी निकाल देता है। तो ये दोस्तों यहाँ तक की अभी तक की प्रोसेस हुई। उसके बाद वायु कहाँ चले जाती है, उसके बाद वायु चले जाती है दोस्तों ग्रसनी में, ठीक है। कहाँ चले जाती है, ग्रसनी में, जिसको वो भी बोलते हैं हलकट बोलते हैं अंदर। ये जो ग्रसनी होती है, इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो ग्रसनी है इसमें वायु जाएगी, ठीक है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोस्तों आप किसको, भोजन को भी देखेंगे। यहाँ पे वायु और भोजन दोनों रहते हैं, इस जगह को आप देख सकते हैं। ग्रसनी के बाद जो वायु है वो जाएगी स्वर तंत्र में, सॉरी स्वर यंत्र है, ये स्वर यंत्र है,
स्वर तंत्र नहीं है, स्वर यंत्र में जाती है। और स्वर यंत्र में आप देखेंगे स्वर यंत्र कौन सा है, जो गले का उभरा हुआ भाग रहता है, तो वो क्या है, स्वर यंत्र है। इससे आवाज़ निकलती है, आप देख भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इसको दबा के, तो आपकी आवाज़ भी गायब हो जाती है। तो ये स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र के बाद वायु निकलती है श्वास नली में। किस में निकलेगी, स्वर यंत्र के बाद वायु श्वास नली में। तो श्वास नली में वायु जाती है दोस्तों। श्वास नली आपने देखिए लंबी लंबी सी वो जो नली है, इसमें हम डिस्कस करेंगे श्वास नली। ये आप श्वास नली देख सकते हैं, ये वाली जो नली है ये श्वास नली है। और इसमें क्या लगे हैं, उपास्थि वलय भी लगे हुए हैं। और मैंने आपको बता दिया है उपास्थि वलय किस लिए लगे रहते हैं, ताकि ये श्वास नली चिपक ना जाए। श्वास नली के बाद दोस्तों वायु जाती है श्वसनी में। कहाँ पे जाती है, श्वसनी में। तो श्वसनी को दोस्तों क्या बोलते हैं, श्वास नली को ट्रेकिया बोलते हैं, और श्वसनी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेंकाई भी बोलते हैं। ठीक है। और जो अभी तक हमने पढ़ा था ग्रसनी, ग्रसनी को फेरिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी को क्या फेरिंग्स भी बोलते हैं। स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, नासाद्वार, नासा कपाट, ये सारे पार्ट किसके हैं, ये किस में आते हैं, सारे बाह्य जो हम श्वसन पढ़ रहे हैं उसके किसमें, पूरे तंत्र में, श्वसन तंत्र में इसके आप पार्ट इनको पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। तो श्वसनी पढ़ लिया। कभी कभी ग्रसनी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रास नली लोग ग्रास नली में समझते हैं, लेकिन ये भी किस में आता है, वायु इससे गुजरती है। ठीक है। तो श्वास नली हो गई। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ब्रेंकाई। क्या बोलते हैं इसको, श्वास नली को ब्रेंकाई। ये दो भागों में, जब श्वास नली दो भागों में विभाजित होती है, इसका आप ध्यान पहचानने का तरीका क्या है, श्वसनी कौन सा है, जब श्वास नली, ये आप यहाँ पे देखेंगे, जब ये श्वास नली दो भागों में विभाजित हो गई। ठीक है, श्वास नली कहाँ विभाजित हो गई, श्वास नली विभाजित हो गई दो भागों में। श्वास नली ये दो भागों में विभाजित हो गई, तो इसको बोलते हैं ब्रेंकाई, या फिर क्या बोलेंगे, श्वसनी। ठीक है। अब ये जो ब्रेंकाई होता है, ये कई और छोटे छोटे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, और छोटे छोटे भागों में ये क्या है, डिवाइड हो गया। और छोटे छोटे भागों में जब ये डिवाइड हो गया तो इसको बोलते हैं श्वसनिका, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रैंक्यूल्स। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रैंक्यूल्स, या फिर श्वसनिका। और लास्ट वाला जो इसमें पार्ट है, इसमें आप देखेंगे ये जो गुब्बारे नुमा संरचना है, इसको बोलते हैं दोस्तों कूपिका या एल्यूविलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कूपिका। तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको कूपिका, आप ध्यान रखें। एल्यूविलाई भी यही वाला है। अब मैंने इंपॉर्टेंट आपको बोला था ये डायफ्राम, ये कौन सा है दोस्तों, डायफ्राम। इसका काम मैं आपको बता देता हूं, डायफ्राम का क्या काम है। तो डायफ्राम का दोस्तों कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायफ्राम क्या करता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ये हमने सांस अंदर ली, तो हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब हमें सांस बाहर छोड़नी पड़ती है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है, डायफ्राम का ही रहता है। डायफ्राम क्या हो गया, अभी हमने श्वास अंदर ली तो ये क्या हो गया, चपटा, इस प्रकार से सीधा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब श्वास बाहर छोड़नी पड़ेगी, श्वास खुद से बाहर नहीं जाती, श्वास बाहर जाने के लिए कौन धकेलता है दोस्तों, डायफ्राम धकेलता है। ये इस तरह से ऊपर आप देख सकते, इस तरह से ऊपर उभर आता है। तो जब ये उभरेगा तभी यहाँ से क्या निकलेगी, श्वास बाहर की ओर निकलेगी। तो ये दोस्तों डायफ्राम का बहुत बड़ा काम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के पीठ में, बैक साइड में, या आगे से थोड़ा सा नीचे, पूरी बॉडी में कहीं चोट नहीं लगेगी और बॉडी में हल्का सा क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या छत से गिर गया कोई भी, तो उसका क्या है, डायफ्राम टूट जाता है। तो वो मतलब एक टाइप का आप देखते हो उसको, सांस रुकती है धीरे धीरे और सीधा सांस ले तो पाता है लेकिन बाहर नहीं छोड़ पाता, जिसके कारण उसका जो बॉडी है वो रिलैक्स फील नहीं करता, अकड़ सी जाती है और सीधा उसकी डेथ हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं अटैक आ गया, तो ये भी एक कारण रहता है। अटैक वाली अलग बात भी होती है, लेकिन अगर वो शरीर पूरा पतला ऐसा लग रहा है जैसे लंबा होने की कोशिश कर रहा है, मतलब
सांस छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब वो डायफ्राम को दिमाग ऑर्डर दे रहा है कि तू ऊपर आ जा, सांस बाहर निकालनी है। लेकिन डायफ्राम क्या है, टूट चुका होता है, क्योंकि ये अस्थि का नहीं बना होता है, तो ये टूट जाने के इसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, तो टूट जाता है। और ऐसे जो केस है बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ये कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि डायफ्राम ही सांस बाहर छोड़ने में मदद करता है। तो अभी कुछ जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं, उसमें क्या रहता है, उसमें आपने देखा होगा कि बच्चा यहाँ पे है डायफ्राम के नीचे, तो ये नीचे नहीं हो पाता, तो उस टाइम उसकी जो पसलियाँ होती है, गर्भवती महिला की जो महिलाएं होती है उनकी जो पसलियाँ होती है, ये इसमें सहायता करती है सांस बाहर छोड़ने में। ठीक है, ये दोस्तों आपने इतना डायफ्राम के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब पूरा प्रोसेस देखते हैं दोस्तों क्या होता है। प्रोसेस दोस्तों क्या है, जैसे ही ये जो कूपिकाएं हैं, कूपिका में हमने देखा होगा इसमें क्या लगी रहती है, इसमें रुधिर वाहिकाएं रहती है। तो इसमें रुधिर आता है, तो एक रुधिर के साथ आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अफेयर की बात भी कही थी मैंने, अफेयर चलता है इसका लव अफेयर। आप ये समझिए, हीमोग्लोबिन आप ये समझ सकते हैं जैसे ऑक्सीजन इसकी वाइफ है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वाइफ है, और ऑक्सीजन का जो बहन आप समझ सकते हैं, या हीमोग्लोबिन की कोई गर्लफ्रेंड समझ सकते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन को ये आप मान सकते हैं कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये इसका लव अफेयर है। इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले O2 का देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का जो काम है, हीमोग्लोबिन का काम है यहाँ तक सभी बॉडी सेल्स से, जितनी भी बॉडी सेल्स है वहाँ से CO2 को लाना और इसको दे देता है। ठीक है, ये आप सिंपल से समझ सकते हैं कि इसमें कूपिका में चले जाता है, और कूपिका क्या है, सतहों में चले जाता है CO2, और कूपिकाओं में फूली है, कूपिकाएं फूली है, मतलब कूपिका ने क्या लिया है, कूपिका ने अभी ऑक्सीजन अंदर लिया है। तो ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन का आप यहाँ देखिए, CO2 इसने दे दिया और ऑक्सीजन इसने ले लिया, और सभी सेल्स को दे देता है, बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है। और सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, ग्लूकोज को क्या करने के लिए, शोषित करने के लिए। जब वो ग्लूकोज का पाचन करेगा तो उसे क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी, और जब ऊर्जा मिल जाएगी किसके रूप में, ATP के रूप में, तो हमारी क्या है, बॉडी में एनर्जी रहेगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट काम है, ये काम किसका रहता है, हीमोग्लोबिन का। तो अभी बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन कभी कभी क्या हो जाता है, आप समझ सकते हैं, अंदर हो गया धुआं। धुआं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या रहता है धुएं में, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों, आप कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन का इतना ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं क्रिया आपस में करती है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भूल के क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाता है, उसके साथ ये मान लो बिल्कुल घुल जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को सभी जो सेल्स है सभी को देने लग जाता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड सभी उसमें जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लूकोज का क्या नहीं कर सकता, विखंडित नहीं कर सकता ग्लूकोज को। तो विखंडित नहीं कर पाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से और ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन ही एनर्जी के लिए चाहिए, तो क्या हो जाता है, इंसान का दम घुटने लग जाता है। और अगर जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन के समझ में नहीं आया, या आप ये मान सकते हैं धुआं से इंसान नहीं उठा, ऑक्सीजन के पास नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, इंसान की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन का जो ये लव अफेयर है दोस्तों, ये भारी पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, एक बार में जो लंग्स है, जो हम सांस लेते हैं, हमारा जो फेफड़ा है वो कितना ml लेता है, 500 ml वॉल्यूम अंदर ले सकता है वायु को। और मैक्सिमम अगर कोई मतलब आप सकते हैं लंबी सांस, तो लंबी सांस में मैक्सिमम 600 ml वॉल्यूम ले सकता है। ठीक है, 1 मिनट में
सामान्य मनुष्य का जो सांस लेने में कितना 16 बार सांस ले सकता है सामान्य मनुष्य। और जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उसका जो फेफड़ा है छोटा होता है, तो वो 25 से 26 बार क्या है सांस लेता है। सोया हुआ इंसान दोस्तों लंबी सांस लेता है तो वो 12 बार सांस लेता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं और बता देता हूँ, जो अब अगर आप पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो पहाड़ों में जाते वक्त दोस्तों क्या लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। और ऑक्सीजन सिलेंडर में दोस्तों नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन इसलिए रहता है क्योंकि हम जब सांस लेते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 21%। तो 21%, सिर्फ और सिर्फ 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन है, बाकी तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो हमारी ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं वायु के साथ नाइट्रोजन रहता है। इस वजह से दोस्तों हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन लेते हैं। इसका और दोस्तों कोई कारण नहीं है, खाली हम ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे फेफड़े में, आप समझ सकते हैं, बहुत भारी होने के कारण, ऑक्सीजन भारी होने के कारण फेफड़ों में क्या हो जाते हैं, आप जब मतलब कुछ बचता है उस टाइप का, उसमें एक प्रकार से घाव पड़ जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। और दूसरा, अगर हम ले रहे हैं समुंदर में गहरे समुंदर में नहीं, खाली समुंदर में, तो हम उसमें भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाएगी गहरे समुंदर की, तो गहरे समुंदर में दोस्तों क्या लेता है, गहरे समुंदर में लेता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ये हमेशा याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है गहरे समुंदर में क्या लेके जाता है। तो इंसान उसमें गहरे समुंदर में अगर जाएगा तो उसे ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेना है, ठीक है। तो दूसरा दोस्तों, वेंटिलेटर पे जब होता है तो उसमें क्या होता है, वेंटिलेटर या आईसीयू में जब मनुष्य रहता है तो उसमें भी क्या लेता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मनुष्य लेता है। और वेंटिलेटर अंदर नाक के अंदर स्वयं डाला जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या है, इंसान अपनी सांस लेने में भी सक्षम नहीं होता। और कभी कभी मुंह में वो मास्क लगा रहता है ऑक्सीजन, तो उसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम ही मनुष्य लेता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। कौन सी प्रोसेस से चलता है, विसरण से चलता है दोस्तों। कौन सा होता है, CO2 और O2 का आदान प्रदान फुफ्फुस में किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। और इसको लेके कौन जाता है, इसको लेके जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में NCERT में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और कि यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में कितना समय लग जाता, 3 वर्ष का समय लग जाता। याद रखने की दोस्तों आवश्यकता है। इसलिए ये काम कौन लेता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन तुरंत रक्त के साथ, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, रुधिर का रंग लाल भी होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा किससे क्रिया करना पसंद करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, आजकल सर्दी भी है तो घर में अंगीठी जलाकर और रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या है, उस टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम अंदर लेंगे और ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिलेगी तो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, वो क्या लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जिसके कारण ग्लूकोज का पाचन या ग्लूकोज का शोषण नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज विखंडित नहीं हो पाएगी। ग्लूकोज को विखंडित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में मांसपेशियां कौन सा वो बना सकती है दोस्तों, मांसपेशियां आप देख सकते हैं लैक्टिक अम्ल भी बना सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसका आप डायग्राम ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इस फ्लो चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। वायु सबसे पहले नासा छिद्र में जाएगी, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट में, नासा छिद्र में वो निस्पंदित होती है, नासा कपाट में भी वो निस्पंदित होती है, नासा छिद्र में बालों के द्वारा निस्पंदित होती है, नासा कपाट में श्लेष्मा लगा रहता है जिसको म्यूकस भी कहे जाते हैं। उसके बाद जो वायु है दोस्तों किस में जाएगी, ग्रसनी में। तो ग्रसनी में क्या होता है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स भी बोलते हैं ग्रसनी को। तो फेरिंग्स के बाद वो वायु जाएगी स्वरतंत्र में, स्वरतंत्र के बाद वो किस में जाएगी,
श्वास नली में स्वर तंत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, लैरिंग्स भी बोलते हैं। और उसके बाद वायु जाएगी श्वास नली, जिसको ट्रेकिया भी बोलते हैं। और ट्रेकिया में क्या रहते हैं दोस्तों, कार्टिलेज, मतलब उपास्थि रहती है सी शेप की लगी हुई, जिससे कि वायु जो श्वास नली है कभी भी चिपके ना। ये आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। श्वास नली के बाद दो भागों में डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं दोस्तों श्वसनी। अगर दो भागों में डिवाइड हो रही है तो श्वसनी या ब्रेंकाई इसको बोलते हैं। लेकिन अगर कई भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों के बाद आगे वो कई भागों में डिवाइड होने लगती है, उसको बोलते हैं दोस्तों श्वसनिका या फिर ब्रेंक्यूलस। ब्रेंक्यूलस के बाद दोस्तों लास्ट में जो पार्ट होता है वो क्या रहता है, कूपिका रहता है। और कूपिका कैसी संरचना होती है, गुब्बारे नुमा संरचना होती है। और कूपिका में क्या लगा रहता है, रुधिर वाहिनिकाएं लगी रहती है। रुधिर वाहिनिकाओं में क्या आता है, CO2 आता है। और कूपिकाओं में वायु अंदर आ जाती है, जिसको O2 भी बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इसमें O2 की अधिकता हो जाती है और CO2 इसमें रुधिर वाहिकाओं द्वारा संपूर्ण शरीर से पहुंचता है। तो यहाँ पे विसरण का प्रोसेस होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 को छोड़ देता है और यहाँ से O2 को ले लेता है। आप ये समझ में पूरा प्रोसेस अभी तक का आ गया होगा। O2 ले लेता है तो कहाँ चले जाता है, कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में क्या शुरू हो जाता है, आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण के लिए आप पिछला चैप्टर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये रक्त मैंने तभी लिखा था, रक्त में हीमोग्लोबिन। और उसके बाद दोस्तों कोशिका में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। अगर आपने आंतरिक शोषण पिछला वीडियो पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जाके आप उसको पढ़िए और आपके संपूर्ण प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट बहुत अच्छा याद करने के लिए एक माध्यम बन जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक अपना ध्यान रखें, याद करते रहे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे। धन्यवाद।